नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को 29 से कम सीटें नहीं चाहिए। ये जो 24 का चक्रव्यूह 2024 का, उसमें बीजेपी को अब एक सीट भी कम नहीं, क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें तब मध्य प्रदेश से भाजपा को 29 सीटों में से 28 लोकसभा की सीटों पर विजयश्री प्राप्त हुई थी। इस बार उनका लक्ष्य है 29 से कम नहीं। पिछली बार की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 28 सीटों में 58% वोट शेयर हासिल हुआ था। इस बार भाजपा का लक्ष्य है कि 60% मत चाहिए और सीटें 29 की 29, यानी एक भी कांग्रेस को नहीं। एक जो सीट कांग्रेस के खाते में गई थी वो छिंदवाड़ा से पहले कमलनाथ थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके पुत्र नकुलनाथ वहाँ से सांसद बने, और इस बार भी छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ ही है। लेकिन भाजपा का लक्ष्य है कि नकुलनाथ को भी इस बार हराना है। उसकी वजह ये कि छिंदवाड़ा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एक एक करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कमलनाथ के कभी दाहिना हाथ कहे जाने वाले दीपक सक्सेना के पुत्र भाजपा में शामिल हो गए। दीपक सक्सेना ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। इसके बाद अमरवाड़ा के एक विधायक कमलेश शाह, उन्होंने भी आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एक किले कांग्रेस के मध्य प्रदेश में ढह रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व ने जो भाजपा को जिम्मा सौंपा है, खासतौर से मोहन यादव, विष्णुदत्त शर्मा, की 29 की 29 सीटें बीजेपी को चाहिए। मेगा प्लान है, 2% वोट का विस्तार भी चाहिए। चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी प्रोफेसर डॉक्टर राहुल रंजन, और टेलीफोन लाइन पर हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ की। ये जो 2% वोट बढ़ाकर बीजेपी पिछले चुनाव से 58 से बढ़कर 60% मत हासिल करने की बात कर रही है, ये लक्ष्य है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी को चाहिए। कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा। अगर एक बार को छोड़ दें तो हर बार वहाँ पिछले 40 सालों से, लगभग 1980 से 77 से सिर्फ कमलनाथ जीत रहे हैं। आपको लगता है कि कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, बीजेपी तो उसे कहती गड़बड़, आपको लगता है कि वो भी इस बार दरक जाएगा, टूट जाएगा? क्या लगता है? देखिए राघव जी, पिछले दो लोकसभा चुनाव का विश्लेषण यदि आप करें 2014-2019 का, 2014 में 27 सीट लेके आई थी बीजेपी, और 2019 में एक मात्र कम रह गई थी। तब वेव ज़रूर, मतलब मोदी का नाम उस समय भी था, लेकिन इस समय बड़ी तगड़ा वेव इस वजह से है, एक राम मंदिर का बहुत बड़ा काम पूरा हुआ है, और ये आस्था का भी सवाल है लोगों का। तो इसको लेके एक जो माहौल बना है, एक भाजपा के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है। लेकिन कई बार ये हो जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ये रह जाते हैं कि इस बार तो हम 29 की 29 आ ही रहे। जैसे कि जिससे भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात करें, या जिन लोकसभा प्रत्याशी उतारे हैं पार्टी ने, उनको जब टिकट मिला तो वो ये मान के नहीं चल रहे कि वो उनको टिकट मिला, वो ये मान के चल रहे हैं कि ये चुनाव आयोग ने हमें जीत का प्रमाण पत्र ही दे दिया है। उस टिकट को जीत का प्रमाण पत्र मान रहे हैं वो। तो कई बार ये गलतियां भारी पड़ जाती हैं, और इस दृष्टि से कि यदि मान लो 1 या 2 सीट भी भारतीय जनता पार्टी की कम हो गई तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा बीजेपी का। तो कांग्रेस को इस लिहाज से देखा जाए तो उनको तो ज़्यादा ये है कि एक और चली जाएगी, लेकिन एक यदि कम हो गई बीजेपी की जी, तो ये फिर एक बड़ी चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो सोचने वाली बात होगी कि 29 और 29 में से कहाँ कमी रह गई। तो इसलिए बीजेपी का संगठन और सरकार पूरे बूथ लेवल तक सारे पदाधिकारियों को एक्टिव किए हुए है, और सबको टास्क सौंप रखा है। निचले लेवल तक सबको जिम्मेदारियां तय हैं। सबसे कह दिया है कि लोकसभा चुनाव तक बिल्कुल भी आप आराम ना फरमाएं, और जितना हो सके आप फील्ड में रहें। तो तैयारी बहुत तगड़ी है, लेकिन मैंने जैसा कहा है कि कभी कभार कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर हो जाता है। तो कभी ये लगता है कि इस बार तो हमारे पक्ष में ही माहौल है, और उस माहौल के चक्कर में फिर न्यूट्रलिटी का एक भाव आ जाता है, एक उदासीनता सी आ जाती है कि अब तो हम जीत ही रहे। तो वो उदासीनता बड़ी खतरनाक होती है।
तो बीजेपी के संगठन और पदाधिकारियों और खुद जो प्रत्याशी हैं उनको इस उदासीनता के भाव से बचना होगा। उतनी ही मेहनत जितनी 2014-2019 में की, उससे ज़्यादा मेहनत अब करना होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि 3 या 4 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दिए हैं जो बड़े लूज कैंडिडेट कांग्रेस के सामने साबित हो रहे हैं। तो इसलिए मेहनत ज़्यादा है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। केवल इस आशा में कि साहब राम मंदिर बन गया, 370 और इस तमाम तरह की बात को लेकर यदि आप घर बैठ गए तो हो सकता है एक आध सीट पे फिर घर ही बैठा तो नहीं। वो सीटें कौन सी जहां आपको कांग्रेस थोड़ी सी बेहतर लगती है? नहीं, 2-3 सीट हैं। जैसे मंडला संसदीय क्षेत्र जो है, अभी 3 महीने पहले ही फग्गन सिंह कुलस्ते वहाँ से हारे और इसके बाद दोबारा से वो प्रत्याशी बनाए गए। केंद्रीय इस्पात मंत्री के रूप में बहुत बड़ा कोई उपलब्धि उस क्षेत्र में उनकी नहीं रही। फिर सतना में आप आए, गणेश सिंह भी 3-4 महीने पहले वही विधानसभा के चुनाव में हारे हैं। और सतना इसलिए टफ हो गई है कि वहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है। कांग्रेस का तो अपना प्रत्याशी है ही है, दूसरी पार्टियों ने अपने तगड़े कैंडिडेट वहाँ से दिए हैं। सतना एक बड़ा चैलेंजिंग है। इधर आप आ जाइए, मुरैना बहुत चैलेंजिंग है, जब यद्यपि मुरैना में भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है, लेकिन बावजूद इसके वो चूँकि वहाँ पे भिंड मुरैना जो इलाका है वो भी चतुष्कोणीय इलाका है। फूल सिंह बरैया और तमाम तरह के नेता वहाँ से हैं जिनकी एक वर्ग विशेष में बड़ी तगड़ी पैठ है। इसी प्रकार राजगढ़ संसदीय क्षेत्र ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसमें सिटिंग जो लोकसभा मेंबर उनको लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी है और वहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मैदान में है। तो ये 4 एक सीट मुझे ऐसी लगती हैं जिसपे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। तो ये जो आंकड़ा जो गणित युगराज जी बता रहे हैं, हो सकता है कि अंदर खाने में भाजपा भी इससे काफ़ी सहमत हो, क्योंकि जहाँ तक गणेश सिंह की बात है स्थिति बेहतर नहीं, क्योंकि वो चुनाव हारे विधानसभा का। फग्गन सिंह कुलस्ते की मंडला में बात हो रही कि वो भी विधानसभा का चुनाव हार गए, और मुरैना की बात हो रही कि वहाँ भी मुकाबला जो है कड़ा है, और कई बार फील गुड में स्थिति बिगड़ जाती है कि हम तो जीत ही रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को भी मजबूती से इलेक्शन लड़ना चाहिए, जो इससे हमने पिछली बार बात की थी कि राजगढ़ की जहाँ तक बात है, दिग्विजय सिंह ने कहना शुरू कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो दिग्विजय सिंह की जो एक तरह से नाकेबंदी है, जो फील्ड में उनका काम है और जिस ढंग की उनकी पकड़ है जनता के बीच में, उसमें बीजेपी के जो रोडमैन नागर हैं, नतीजे तो अपने समय से आएंगे, लेकिन जो स्थितियां लगती है, जो हवा चलती है, हवा के रुख की हम बात कर रहे हैं कि भाजपा ने तय किया कि 29 की 29 और बीजेपी कम से कम आधा दर्जन सीटों पर संघर्ष करती दिख रही है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मोदी मैजिक चल रहा है, और मोदी मैजिक या मोदी के तूफान में, मोदी की हवा में बहुत से कमज़ोर पत्ते भी जो है वो किनारे लग जाएंगे, कमज़ोर प्रत्याशी भी चुनाव जीत जाएंगे। तो एक तरह से ये जो फील गुड है, ये भाजपा का फील गुड कांग्रेस के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ रमेश सिंह जी टेलीफोन पर हैं। रमेश सिंह जी, आपकी राय। राहुल जी, मैं सबसे अंत में आपके पास आऊँगा। रमेश जी क्या सोचते हैं? जी राघवेंद्र जी, बीजेपी इस समय कॉन्फिडेंस में तो फुल है, जैसा कि अभी आपने एक पैनलिस्ट ने कहा, योगीराज योगेश ने, हाँ योगीराज जी ने कहा कि 5-6 सीटें बीजेपी कमजोर है, तो प्रत्याशी वास्तव में कमजोर है। और बीजेपी, मैं समझता हूँ जब हम यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं तो बीजेपी के जो लोग हैं वो तो बहुत बारीकी से राजनीतिक नजर रख रहे होंगे और उनको भी ये पता होगा उनने क्यों ये टिकट दिए हैं, लेकिन वो यहाँ इन पर बहुत मेहनत करेंगे और मुझे लगता है वो करेंगे और करना चाहिए। जहाँ तक सपना से गणेश सिंह और ये रमेश जी, एक बात है, जहाँ बीजेपी कह रही कि 29 की 29 सीटें हमारी, तो कांग्रेस भी मेहनत कर रही होगी ये जान करके हमको 29 पर मेहनत नहीं कर रही है। जो 5-6-7 सीटें हैं जहां जीत की संभावनाएं हो सकती हैं, पूरी कांग्रेस उसी पर फोकस करेगी, क्योंकि अभी भी उनके पास सिर्फ 1 सीट थी। अगर वो 2 भी कर पाते हैं तो ये उनकी उपलब्धि होगी, उनकी सफलता का जो पैमाना है वो डबल हो जाएगा। जी राघवेंद्र जी, बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का बहुत फायदा होगा। उपचुनावों में क्या होता है, प्रधानमंत्री मोदी की लहर उतना काम नहीं करती जितना कि लोकसभा, इस समय जो लोकसभा के चुनाव में मोदी लहर है वो अभूतपूर्व है। तो इसमें मोदी लहर का फायदा इनको निश्चित, क्योंकि पिछले बार भी सपना है गणेश सिंह बहुत कमजोर थे। स्थिति ये थी कि उनने अपने जो पोस्टर थे उनमें अपनी फोटो नहीं छपवाई थी, सिर्फ मोदी की फोटो से काम चलाया था। और मुझे सपना के कुछ लोग मिले थे, वो बता रहे थे लगभग 3 से 4 लाख से हार रहे थे
लेकिन मोदी लहर के कारण वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे। कमलनाथ जी की जो सीट थी वो लगभग 36,000 से हारे थे और शिवराज जी ने वहां कोई प्रचार नहीं किया था। ऐसी चर्चाएं भी होती थी कि ये सेटिंग के कारण जीते हैं। खैर जो भी हो, तो इस बार अगर बीजेपी का वहां पे मेहनत करती है, छिंदवाड़ा में अच्छी मेहनत करती है और कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज भी आ गए हैं, तो ये कमलनाथ वाली सीट निकलना बहुत मुश्किल नहीं लग रहा। दूसरी बात राघवेंद्र जी, इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा ये मिल रहा है कि कांग्रेस के पास ना तो फंड है, अपने प्रत्याशियों को देने के लिए पैसे नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी टूट चुकी है कि वो भी ये मान के चल रहा है कि एक आध सीट या 2 सीट मिल जाए इस लोकसभा सीट में तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की रणनीति इतनी दिग्भ्रमित हो चुकी है कि उसकी कोई भी रास्ता, उसका कोई भी कदम जीत की तरफ जाते ही नहीं दिख रहा। बीजेपी बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर क्लस्टर प्रमुख तक पूरी तैयारी और पूरी रणनीति आगे बढ़ रही है और इस समय बीजेपी भले कार्यकर्ता कॉन्फिडेंस में हो, एक हवा चल रही है, लेकिन बीजेपी को जो नेता है वो भी ये जानते हैं कि अति आत्मविश्वास बहुत घातक होता है। चुनावों में जरा सी चूक कोई पासा पलट देती, तो वो बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। आप ये देखिए कांग्रेस की स्थिति है कि उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे विदिशा में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो वो जो प्रताप भानुशर्मा है जो कि कभी जमाने में एक चुनाव जीते थे, तो उनको प्रत्याशी बना के भेजा क्योंकि वो उद्योगपति और उनके पास पैसा है। तो बीजेपी के पास प्लस पॉइंट तो बहुत है, लेकिन बीजेपी बहुत सतर्कता से आगे उनको ये मान के चलना है कि हम हार रहे हैं और इस मानसिकता के साथ मेहनत करनी होगी, तभी 29 सीट जीत सकते हैं, वरना एक आध सीट निकल, जैसे दिग्विजय सिंह वाली सीट है। दिग्विजय सिंह बेहद माहिर रणनीतिकार है राघवेंद्र जी, और वो उनने जो पासा फेंका है, जो आप अभी कहा है कि वो मेरा आखिरी चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण वो है। एक तो वो बहुत वजनदार है, प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बेहद रणनीतिकार है और जनता में उनकी बहुत गहरी पकड़ भी है, तो हो सकता है वो इस सीट को निकाल ले। इसलिए बीजेपी को इस बार बहुत मेहनत करनी है और बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना। कई बार हम कहते हैं कि घोड़े खोजने के चक्कर में कई बार गधे पकड़ में आ जाते हैं। हम किसी प्रत्याशी पर ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बीजेपी की बात है वो बहुत फील गुड में है। अभी तक हमने सारी बातें ये की कि बीजेपी कहाँ जीत सकती है, कहाँ कमज़ोर है, लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे कि कांग्रेस कहाँ मजबूत है और कांग्रेस क्यों जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी बड़ा फैक्टर है। हमने कहा कि अभी वो उनके पास सिर्फ 1 सीट थी छिंदवाड़ा, अगर वो 2 करते हैं तो उनकी सफलता का जो प्रतिशत है वो डबल हो जाएगा, 1 से 2। अगर 3 करते हैं तो और ज़्यादा होगी। मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल राहुल जी, भाजपा के प्रत्याशी ऐसे भी खड़े हुए हैं 5-6 जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सतना की बात हो रही है, राजगढ़ के प्रत्याशी की बात हो रही है, इसके अलावा और भी ऐसे प्रत्याशी जो ये मान के चलते थे कि वो लोकसभा के सांसद हैं, काम करे ना करे फिर चुनाव जीत जाएंगे, सिर्फ टिकट लाने भर की देर है। तो पार्टी ने भाजपा के नेता को टिकट तो दे दिए हैं। सतना के गणेश सिंह, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और वो अपना व्यवहार अगर नहीं सुधारते हैं तो फिर ये पार्टी के ऊपर एक तरह की लाइबिलिटी हो जाते हैं। हर पार्टी की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल तो मैंने एक कर दिया, लेकिन कांग्रेस के भी ऐसे कई नेता जो अपने आप को बहुत बड़े सूरमा समझते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमारी बहुत पकड़ और हम चुनाव जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस, सिर्फ मोदी लहर पर आधारित होना, क्या ये जीत के पैमाने हैं? क्योंकि कई सीटों की जो युवराज जी बात कर रहे हैं वो ऐसी सीटें भी हैं जहां अगर कांग्रेस ने थोड़ा सा चुनाव को ठीक से लड़ा तो बीजेपी बहुत मुश्किल में जाएगी, बशर्ते कि मोदी मैजिक का चमत्कार ना हो। मोदी की लहर, राम मंदिर पर रामलला की स्थापना, 370 का मामला, अगर ये कहीं कमज़ोर पड़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी सीटें जहां कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। राहुल जी। राघवेंद्र जी, एक चीज, पहली चीज तो ये कि मोदी लहर वाली जो बात है वो कहीं जरूर जा रही है, लेकिन ये न 2014 का चुनाव है, न 2019 का चुनाव है, 2024 का चुनाव है। इन 10 वर्षों में स्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। लोग समझदार हो चुके हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्या घटित हुआ है। तो मोदी लहर वो 2014 में थी और 19 में, क्योंकि 5 साल उन्होंने काम किया था, तो 19 में भी वही स्थिति थी। लेकिन 10 साल के बाद में जब केंद्र में कोई सरकार कंटिन्यू बनी रहती है और एक ही चेहरा जब आपके सामने आता है,
तो मुश्किलात होना शुरू हो जाते हैं, और अब ये शुरू हो गए। दूसरा पक्ष ये, दूसरी चीज में इसको समझना चाहिए कि लोकसभा चुनाव ये है, विधानसभा चुनाव नहीं है, ना ही ये नगरीय निकाय चुनाव है। यहाँ लोकल मुद्दे नहीं चलते, यहाँ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे चलते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जो उठ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस का पक्ष बहुत मजबूत है। तो इस चीज को तो मानना ही पड़ेगा। कांग्रेस ही नहीं, जो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है वो सब इकट्ठा लेकर के चल रहे हैं, तो उसका जो पक्ष है वो मजबूत है। और जो रोजाना जिस तरीके से घोटाले मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक परतें जब खुलना शुरू हो गई, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आती हुई दिखाई दे रही है। इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, और इस चीज को नहीं स्वीकार करेंगे ये पॉसिबल है ही नहीं। तो उस दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भले ही आप ये कह दें कि कांग्रेस के पास में प्रत्याशी नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो आपने राघवेंद्र जी कई चुनाव देखे हैं पिछले, और इंदिरा गांधी के जमाने से आप उठा करके इतिहास देखिए, जब माहौल खामोशी का होता है, जब मतदाता कुछ बोलते नहीं है, तो मतदाता बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा हो हल्ला, ना भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो हल्ला दिखाई दे रहा है, ना कांग्रेस के लोगों में कोई हो हल्ला, शोर शराबा या तूफानी, ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो जहां जनता समझने लगती है चीजों को और जनता चुनाव लड़ने के मूड में आ जाती है, वहां बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और ये अंदर की जो खामोशी होती है बहुत घातक होती है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा कि रामलला का मंदिर बन गया, ये माहौल होगा, तो देखिए रामलला का मंदिर बना, लग रहा था कि ये माहौल बहुत तेजी के साथ में बढ़ेगा और पूरा हिंदुस्तान कैप्चर हो जाएगा और बिल्कुल भगवामय हो जाएगा, लेकिन आप देखिए 3, 4, 5, 6 दिनों के बाद में धीरे धीरे मामला वो शांत हो गया। फिर वो चुनावी चंदे का मामला आया, वो हो गया। तो ये जो चीजें बार बार आ रही, महंगाई को लेकर के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं बार बार, आप इस चीज को इनकार भी नहीं कर सकते कि राहुल गांधी ने यदि 2 यात्राएं निकाली है, उसका कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। मध्य प्रदेश में हो सकता है आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं राघवेंद्र जी बता रहा हूं कि ये अंदर की आग है जो धीरे धीरे सुलगती चलती है। जो मतदाताओं के बीच में जो मामले चलते हैं, जो मतदाताओं का मना स्थिति जो काम करती है चुनाव में, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। राहुल जी, जनता पार्टी को राहुल जी, हमने विधानसभा के चुनाव में भी चर्चा कई बार की है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो आपका मत था, नतीजे उसके हिसाब से आया, थोड़े से आगे पीछे रहे? राघवेंद्र जी, विधानसभा चुनाव की स्थितियां में तो आप ये समझिए कि राघवेंद्र जी सबके गणित फेल हो गए थे, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन सबके नतीजे खराब हो गए थे। लेकिन हाँ, एक चीज जो चर्चा में निकली है, उस चीज को मैं एक चीज को फैक्ट कह सकता हूं कि छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए घातक सीट है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा, लेकिन सवाल ये कि अगर चुनाव के नतीजे, ऐसा लगता है कि भाजपा के पास कोई उपलब्धि नहीं है पिछले 5 साल में या 10 साल में मोदी सरकार में, तो बीजेपी का पक्ष ये कहता है कि उनके पास उपलब्धियों की भरमार है, और राम मंदिर का मामला आस्था का भी है, भक्ति का भी है, 80% सनातनी उनके पक्ष में हैं। लेकिन उसके पक्ष में होने की वजह सिर्फ राम मंदिर या राम लला की स्थापना नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा, उसकी वजह यह भी है कि जो इंडिया गठबंधन है, उसने रामलला की स्थापना समारोह में जिस तरह से अपने आप को दूर रखा, उससे ये बीजेपी संदेश देने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है कि ये सारे दल सनातन के विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं। इसलिए अगर ये ट्रम्प कार्ड चलता है बीजेपी का, तो फिर हिंदू वोट एक तरह से पोलराइज होंगे, और इसका नतीजा चौंकाने वाला आ सकता है, क्योंकि धर्म का मामला है। 80% वोट अगर एक तरफ जाएंगे तो फिर आप और हमारे सारे नतीजे विधानसभा चुनाव की तरह हमें लगता है कि हवा में उड़ जाएंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी, सारा मामला इस बात पर है कि केंद्र का जो भाजपा का नेतृत्व है, उसने सीधा प्रदेश भाजपा और सरकार को कहा है कि 29 से कम नहीं चाहिए, यानी पूरी सीटें चाहिए। और जो बातें राहुल जी बता रहे हैं कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, 5-6 सीटों का आपने भी जिक्र किया है। और अगर बीजेपी ने इसको हल्के से लिया या प्रत्याशियों ने अपने आप को ये मान लिया कि सिर्फ टिकट मिलना पर्याप्त है, हम तो सांसद हो गए, सर्टिफिकेट लेने जाना है हमको 4 जून को, तो उससे काम चलेगा नहीं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की बात है, केंद्र सरकार मोदी सरकार द्वारा कराए गए कार्यों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जो 3 कोर इशू थे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी पूरे कर चुकी है जी।
चाहे 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, ट्रिपल तलाक। और इस लिहाज से चुनाव कराया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 29 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। इससे ज़्यादा कोई दूसरी पार्टी न कर सकती और न किया जा सकता। तो ये पहली जिम्मेदारी बनती प्रदेश की कि 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। इस लिहाज से मैं जो बता रहा हूँ, इस लिहाज से कि इस 29 की ओवर कॉन्फिडेंस में टिकट वितरण में आपने ऐसे लोगों पर दाव लगा दिया कि आपने खुद की प्रतिष्ठा वहाँ लगा दी। आपको उन जगहों पर जिनका जिक्र मैंने किया, इससे अच्छे बेहतर प्रत्याशी भी मिल सकते थे। लेकिन मोदी जी ने कहा ना कि आप अगर कमल के फूल पर बटन दबाते हैं तो ये वोट सीधा मोदी को जाएगा। तो मोदी जी ने अपने आप को चुनाव में दाव पे लगा दिया है, हर वोट पर, हर सीट पर। जी हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनके द्वारा कराए गए कार्यों के मुताबिक 29 में से 29 सीट मिलना तय है, क्योंकि जनता समझ रही है कि नहीं, इससे ज़्यादा आदमी और क्या करेगा, इससे ज़्यादा सरकारें और क्या करेंगी। और आने वाले फ्यूचर के जो उन्होंने प्लान बताए उससे भी जनता सहमत होती नजर आती है कि हम ये करने वाले हैं। अभी जो आने वाले समय में वो चाहे वो सीए तो ले ही आए, वो एनआरसी का मामला हो और संविधान में अदर तरह के संशोधन का मामला हो, इससे भी जनता सहमत होती नजर आती है। महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है क्या? बिल्कुल मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन इन मुद्दों पर मुझे यही तो आता है कि ये कांग्रेस ही कर क्या रहे हैं। इन सारे इंडी गठबंधन ने, आप मुझे एक बात बताइए, इतने दिनों में महंगाई को लेकर कोई एक आंदोलन किया है कि इन सब ने मिलकर? अभी करने वाले केजरीवाल को लेकर 31 मार्च तो दिक्कत है ना कि कहा वर्षा है जब कृषि सुहानी, मतलब जब समय निकल जाएगा तब आप करेंगे। और इसके बीच इन लोगों की इमेज क्या बनी, इन सब की अलग अलग इंडी गठबंधन के जितने लोगों की इमेज बनी है। केजरीवाल जी अंदर चले गए जो इनके सबसे कट्टर ईमानदार थे। साउथ से एक अलग आवाज़ आती है कि साहब सनातनी क्या है, किस तरह की उनकी भाषा रही। तो लोग तो पहले ही उन लोगों से चिड़े बैठे हुए और पूरी कांग्रेस उनके साथ उनकी गोदी में जा बैठी है। जिन मुद्दों पर बात करना चाहिए इंडी गठबंधन को, वो मुद्दे हैं कहाँ? महंगाई, बेरोजगारी, इसको लेकर कौन आंदोलन कर रहा है? ऊट पटांग बयानबाजी जरूर हो रही है कि साहब संशोधन हो जाएगा, बीजेपी दोबारा आ जाएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा हुई है, भारत न्याय यात्रा हुई है, उसके बाद करप्शन के खिलाफ भले ही केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन केजरीवाल के मुद्दे पर पूरा इंडी गठबंधन इकट्ठा हो गया। ये जो विपक्ष की एकता है, यूनिटी है, ये कहीं ना कहीं चुनौती बन सकती है। इस पर आपका कोई ध्यान नहीं क्या? देखिए, विपक्षी गठबंधन तो आज वो मुख्तार अंसारी मर गया, उस पर भी एक हो गए सब। मतलब एक क्रिमिनल मरा, एक गुंडा मरा, उसमें सब आप एक हैं। चलिए, ऐसे तमाम तरह के इश्यूज पर आप एक है, डेवलपमेंट के नाम पर आप एक नहीं है। ठीक, तो ये अंतर लोग समझने लग गए। ठीक, रमेश जी आपकी कोई राय इस पर? राघव जी, अभी रंजन जी ने कहा कि 10 साल में मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, तो राम मंदिर और 370 को अलग रख दीजिए, ये उनका एजेंडा था। 10 सालों में देश को इतना आगे बढ़ाया है कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब कोई मुल्क 5वीं, 6वें से 7वें और 6वें से आगे 5वें पे आता है, तो इसका मतलब होता है कि देश ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे बहुत काम किया है। क्योंकि 5वीं अर्थव्यवस्था कोई भी देश हवा में नहीं बनता। रक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है कि आज हम लाल सागर में, वो पूरे अरब सागर में सप्लाई चेन है पूरी दुनिया की। हमारी सप्लाई चेन नहीं, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हम संभाल रहे हैं। और अभी सिंगापुर में जाकर जयशंकर जी ने कहा है कि आप जो चीजें खरीद रहे हैं, ये इन्हें हम सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। और आज का जो मतदाता है राघवेंद्र जी, इन चीजों को देखता भी है, पढ़ता भी है और माइंड में भी लेता है। विदेश नीति के मामले में मोदी जी ने जो काम किया है, आज आप देखिए जर्मनी ने भी बयान दिया केजरीवाल के मुद्दे पे, अमेरिका ने भी दिया, यूएन ने भी दिया, और आज हमारी ये हालत है कि हमारा विदेश मंत्री इन सभी देशों को बड़े सख्त लहजे में जवाब दे रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान कह रहा है कि भारत का विदेश मंत्री तो अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी करता है और उनको धमकाता भी है। आप देखिए 2014 के पहले देश में कुल 5 एम्स थे, आज 55 एम्स है देश में। ये मोदी सरकार ने किया है। पश्चिम एशिया में जो पैठबंदी की है मोदी ने, इसके पहले तक ओपेक के नाम से भारत को दस्ते लगते थे। अब मुझे ये शब्द अच्छा है, लेकिन आज हालत यह है कि पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक मजबूती और कूटनीतिक मजबूती इतनी है कि हमने यूएई और सऊदी अरेबिया से $100 बिलियन का निवेश लेके आया है। और हमारे 8 जो 9 सैनिक थे जिन्हें फांसी की सजा हो गई थी,
पाकिस्तान के नागरिकों को सऊदी अरब में सरेआम फांसी दी गई है। हमारे 8 नागरिकों को फांसी की सजा हुई थी और उनको सजा सिर्फ माफ नहीं करवाई, उनको सुरक्षित। बहुत सारे मुद्दे, ऐसा लगता है कि आप इस मुद्दे पर बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। अगर आपकी बात सुनेंगे तो राहुल जी की बात रह जाएगी। मुझे लगता है कि कुछ सेकंड्स का समय बचा है। रमेश जी, मैं आपको बहुत माफ़ी के साथ रखूंगा। राहुल जी, आपकी टिप्पणी की करने के लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नुकसान करता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, या परीक्षा में बच्चे पढ़कर जाते हैं, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस होते तो वो कई बार दिक्कत में पड़ते हैं। आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहिए। नहीं राघवेंद्र जी, ये चुनाव आस्था को लेकर के कतई नहीं लड़ा जाएगा। ये जी। वही मुद्दे लड़े जाएंगे कि जो आपकी बेरोजगारी है, महंगाई है। आप ये देखिए कि रोजाना जो चीजें सामने आ रही है, समय का मैं बहुत स्पेक्ट्रम संक्षेप में घोटाला जी। आ गया जी, तो ये जो घोटाले जो सामने आ रहे हैं, ये जो पब्लिक के ऊपर, मतदाताओं पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक दो घोटालों का इसका जरूर आप असर जिक्र मध्य करें, प्रदेश कौन में से दिखाई घोटाले हैं राहुल जी? एक दो घोटालों देखिए का नाम। देखिए, ये आपका स्पेक्ट्रम घोटाला अभी नया आया है। जी। ठीक है, अभी 2 दिन पहले ही उजागर हुआ स्पेक्ट्रम घोटाला। जो चंदे की जो सूची आई है, उसमें धीरे 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 नए नए लोग शामिल होते चले जा रहे हैं और ये बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। ये तो यही चीजें जो आ रही हैं कि जो चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिन लोगों ने चंदे दिए हैं उनको, वो चीजें पब्लिक में नहीं जा रही थी, वो अब चलिए, धीरे तो धीरे पब्लिक में जा रही है। इसमें तो सारे आप दल, स्ट्रीम में, राहुल जी, इसमें सारे दल अभी काउंटर स्ट्रीम करेंगे। मीडिया को आप छोड़ दीजिए जी। समय कम है, मैं इस पर हम और विस्तार से किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर काउंटर होंगे। पन्नू का नाम भी आएगा, जो आम आदमी पार्टी को बोल रहा है कि मैंने इतने करोड़ रुपए चंदा दिया था मेरे एक आतंकवादी को रिहा करने के लिए। तो ये जो चंदे का मामला है, ये तो हमें लगता है कि आपस में गड्ढा होकर कुछ शांत हो सकता है, लेकिन बाकी बहुत सारे मुद्दे जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन समय कम है। राहुल जी, आपका साधुवाद। रमेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। और योगीराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो अभी तो 24 का चक्रव्यूह है। बीजेपी का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें वो जीत हासिल करे। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।